हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कल मैंने गोडसे गांधी नाम की जो मूवी आई थी उसका ट्रेलर देखा था। और एक्चुअली एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि श्याम शर्मा की एक वीडियो है जिसमें इसी ट्रेलर के बारे में वो बात कर रहा है, जिसे मुझे देखना चाहिए। तो जब मैंने थोड़ा सा ओपन किया उसके बारे में, मुझे रियलाइज़ हुआ है किस नाम की मूवी आई है। वो मैंने कल देखी, उसका उसका ट्रेलर मैंने कल देखा। तो आज उन व्यूअर के रिकमेंडेशन को ऑनर करते हुए श्याम शर्मा का वो जो वीडियो है उसके बारे में वो देखते हैं। और शायद हो सकता है मुझे भी थोड़ा ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिले इस मूवी के बारे में। मैंने कहा चलो भाई, छुट्टी है, संडे है, नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाते हैं, बिल्कुल गांधी गोडसे के बारे में बात करते हैं। हमारे मैंने भी यार संडे को ही बनाया था। पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। तो देखिए, आपको गांधी और गोडसे की कहानी तो पता है, लेकिन क्या आप उन दोनों के मोटिवेशंस को समझते हैं? हाल में ही गांधी गोडसे फिल्म का ट्रेलर निकल कर आया है, जो दिखाती है कि क्या होता अगर गांधी और गोडसे के बीच में एक डिबेट होती। तो इससे पहले कि KRK ओके, यानी कि मेरा गैस ठीक था कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी इमेजिन करके बना रहे हैं मूवी। फिल्म पे रिव्यू करके इस फिल्म को डुबा दे, मैंने सोचा चलिए इस फिल्म के ट्रेलर को डिस्कस करते हैं, इसकी कहानी को डिस्कस करते हैं, मूवी गांधी गोडसे किसकी तरफ लीन कर रही है इसके बारे में बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि गांधी और गोडसे में सही कौन था। आई थिंक यार सही तो एज एन जब इस तरीके की बात होती है तो सही तो कोई भी नहीं होता डायरेक्टली, बट देखते हैं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो गांधी गोडसे एक अपकमिंग फिल्म है जिसको फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अंदाज अपना अपना, घायल, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। फिल्म में कास्टिंग भी काफी अच्छी की गई है। सारे कैरेक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल फिगर्स से बिल्कुल मेल खाते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो भी एक्टर पटेल जी का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी शक्ल थोड़ी देवेगौड़ा जी से ज्यादा मिलती है। कुछ भी टीजर और ट्रेलर के हिसाब से मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर और टीजर दोनों में गांधी जी का साइड और गोडसे का साइड दोनों को दिखाया गया है। मूवी में यह भी बताया गया है कि कैसे हिस्टोरिकली ये दबा दिया गया है कि क्या रीजंस थे जिस वजह से गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम थी। गांधी जी की एक और आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी दिखाया गया है कि वो भले ही हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन बार बार शोले के धर्मेंद्र की तरह भूख हड़ताल करके आत्महत्या करने की धमकी देकर वो भी एक तरह की हिंसा और टॉर्चर कर रहे थे अपने फॉलोअर्स की। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। लेकिन अगर ट्रेलर को पूरा देखा जाएगा तो देख के काफी क्लियर हो जाता है कि ये मूवी जो है वो गांधी जी की व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी को ज्यादा फेवर करेगी। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इस गांधी गोडसे डिबेट को सही तरीके से समझने के लिए, और जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था उसका जवाब देने के लिए कि गांधी और गोडसे में सही कौन था, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम क्या थी। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें गोडसे का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो गोडसे एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से आता है, और ये फैक्ट जरा याद रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मराठी चित्पावन कम्युनिटी से कई फेमस फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए थे, जैसे गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सावरकर। और ब्रिटिश के मुताबिक ये चित्पावन कम्युनिटी बहुत डेंजरस कम्युनिटी थे उनके राज के लिए, इसलिए उस समय जिस नाम से चित्पावन कम्युनिटी को जाना जाता था, कोंकणस्थ ब्राह्मण, उस नाम को छोटा करके ब्रिटिश चित्पावन कम्युनिटी को कोबरा कम्युनिटी बुलाते थे। और चित्पावन कम्युनिटी के भाई एंड्रू टेट भी कभी चितपावन कमेटी से तो नहीं आया, कम्युनिटी से तो नहीं आया। एंड्रू कोबरा टेट नाम है उसका। कई मेंबर्स की तरह गोडसे ने भी फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया और फिर RSS को भी ज्वाइन किया। तो अब जब इनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड समझ गए तो अब समझते हैं कि गोडसे को गांधी जी से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, गोडसे के साथ साथ कई बड़े बड़े इंडियन नेशनलिस्ट जैसे कि सावरकर, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट, इन सबको गांधी जी से प्रॉब्लम ये थी कि गांधी जी माइनॉरिटी अपीसमेंट करते थे और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। Gandhi firmly believed that people could never win their rights through violence. Satyagraha was more than just a political tactic for Gandhi. It was a moral force. गोडसे ने गांधी जी को ब्लेम किया जब गांधी जी ने सिंध को ओके, बॉम्बे थोड़ा सा ना काफ़ी बातें हुई हैं, थोड़ा सा इनको अनपैक कर लेते हैं। पहली चीज़ जो इन्होंने एक तो शाम ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो आई डोंट नो कि ट्रेलर से डायरेक्टली इन्फर की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती। जैसे कि मुझे हर बंदे को अपना एक अलग क्या कहते हैं अंदाज़ा हुआ इस ट्रेलर को देख के। जो अंदाज़ा मुझे हुआ था, आई थिंक मैंने शेयर भी किया था कल, कि मुझे लगता है कि शायद फेवर मूवी का फेवर टुवर्ड्स गोडसे ज़्यादा है।
शाम का यहाँ कहना है कि मूवी का फेवर गांधी जी की आइडियोलॉजी के टूवर्ड्स ज़्यादा है। आई डोंट नो, ये एक अलग अलग दोनों, क्योंकि मेरा मेरा इसके ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग थी यस्टरडे। तो आई डोंट नो कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये भी गलत हो सकता है। आई डोंट नो इतना ज़्यादा डीपली इन्फर किया जा सकता है बिना मूवी देखे। दूसरी चीज़ एक ये कि एक चीज़ बोली कि कैसे, एक जो डायलॉग है मूवी का उससे ये बताया कि कैसे गांधी जी भी हिंसा कर रहे थे, बट वो मेंटल हिंसा कर रहे थे। उसको देखो, गांधी जी ने दो लोगों से अपील्स की बेसिकली। एक उनकी अपील थी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश अथॉरिटी से चीज़ों को लेके कि हमें आप सॉल्ट पे से वो हटा दो, ये टैक्स हटा दो, या इस तरीके की जो दूसरी मांगे थी, या नील की खेती के लिए जो आई थिंक उन्होंने चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। तो ये उनकी जो डिमांड्स थी, ये उनके जो जिन चीज़ों के लिए वो लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। दूसरी उनकी डिमांड जो होती थी वो होती थी इंडियन कम्युनिटी से इस तरह की कि फॉर एग्जांपल एक उनकी हरिजन उन्होंने नाम दिया, जो सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग थे उस टाइम पे, उनको लिए और उनके लिए मतलब एक, ताकि समाज में उनका स्तर ऊपर उठाया जा सके। तो इसमें इस चीज़ में, या फिर कैसे वायलेंस नहीं करना चाहिए जब हम विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का, इन चीज़ों की डिमांड उनकी होती थी लोकल लोगों से, यानी कि जो इंडियन लोग हैं उनसे। तो देखो, वो एक लीडर है, उसका एक विजन है कि इस तरीके से एक मैं चीज़ लेके चल रहा हूँ, एक मैं मिशन लेके चल रहा हूँ, और मैं ये टैक्टिक्स अपनाऊंगा उस मिशन में, और जिससे मेरी एग्जैक्टली डिमांड है, जिसके अगेंस्ट मेरा मिशन है, उससे मैं इन चीज़ों का, इन टैक्टिक्स को लेते हुए लड़ाई लड़ूंगा। और जो मेरी खुद की जो आर्मी है उनको मैं ऐसे ऐसे ट्रेन करूँगा इस चीज़ पे। और इस चीज़ का उन्होंने फ़िज़िकल वायलेंस के अगेंस्ट, फ़िज़िकल वायलेंस के बिना, इन सारी स्ट्रेटजीज़ में कहीं भी फ़िज़िकल वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं थी। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट, इसके खिलाफ बातें थी। तो आई डोंट नो यार, देखो, किसी भी चीज़ को करते हुए एज ए ह्यूमन आपको दूसरे लोगों के अगेंस्ट जाना ही होता है। आपको अपनी मदर से दूध भी चाहिए तो उसके लिए भी ऐसे कहते हैं कि एक बच्चे को रोना ही पड़ता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मेंटल लाइक लड़ाई कर रहा है या मेंटल प्रॉब्लम दे रहा है, मेंटल हिंसा कर रहा है, मानसिक हिंसा कर रहा है अपनी मदर के अगेंस्ट। किसी भी इंसान से किसी भी चीज़ को चाहिए अगर आपको, तो आपको उससे उसकी डिमांड तो करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट वो मेंटल हिंसा कर रहे थे, या फिर यहाँ मुझे लगता है मेंटल हिंसा गांधी जी जो कर रहे थे उससे ये मतलब है कि कैसे वो लोकल लोग जो कि फोर्स के द्वारा लड़ना चाहते थे, या फिर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, या फिर जो लोग पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे, या जो भी, या जिनकी भी लाइक कम्युनल टाइप की सोच थी, उनका अगर वो विरोध कर रहे हैं अहिंसा के द्वारा भी, सत्याग्रह के द्वारा भी, तो वो उन लोगों के अगेंस्ट मेंटल क्या कहेंगे उसे, हिंसा है। ये मुझे बिल्कुल ही किसी भी लेवल पे लाइक, जैसे अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा, बेसिकली इस सोच को थोड़ा समझते हैं कि क्या कहने की बात हो रही है। ये है कि भाई कोई बंदा कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और लोग क्योंकि उस बंदे को मरने नहीं देना चाहते, तो लोग अपनी विशेस गिव अवे कर देते हैं इस चीज़ पे कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। और वो बेसिकली उन लोगों के साथ हिंसा है जिन्हें अपने सोच को दबा देना पड़ रहा है, या कुछ भी कर देना पड़ रहा है जैसा वो करना चाहते हैं। अब देखो यार, हर लीडर का ना अपना एक विज़न होता है, और वो अपने विज़न को एक खास स्ट्रेटजी से चलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करंटली जैसे मोदी गवर्नमेंट है, या फिर इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इन दोनों ही गवर्नमेंट ने डिफरेंट चीज़ें लागू की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़माने में कांग्रेस ने फोर्स स्टेरिलाइजेशन लागू कर दिया था, वो तो फोर्स्ड ही था लिटरली। या मोदी जी ने पैसा बैन कर दिया, आई मीन करेंसी बैन वाला जो हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने भी लोगों के अगेंस्ट ही किया ना उसे। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके हिस्ट्री को पढ़ोगे, पॉलिटिक्स को पढ़ोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा जितने भी बड़े लीडर हैं दुनिया में, उन सब ने एक आम जनता को फोर्स किया था बहुत सी चीज़ें करने के लिए, उनकी विशेस के अगेंस्ट। तो ये तो जो लीडर होते थे, ये तो पावर के द्वारा फोर्स करते थे अपनी सोच को। गांधी जी सिर्फ
लाइक सत्याग्रह के द्वारा फोर्स करते थे। तो कह सकते हो आप कि एक तरीके की हिंसा है ये, बट फिर क्या अगर आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मैलो तरीका है अपनी बात को मनवाने का, क्योंकि इससे ज़्यादा मैलो तरीके से आप क्या अपनी बात मनवाओगे? आप सामने वाले से अग्री कर जाओ उसकी सोच से, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये जो गांधी जी मेंटल हिंसा कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से अग्री नहीं करता। सत्याग्रह का मतलब ही यही है कि अपनी बात मनवाना है, ये नहीं है कि आप अब गिव अप कर दो अपने स्टैंड के ऊपर। गिव अप नहीं करना होता अपने स्टैंड के ऊपर, बट अपने स्टैंड मनवाने के लिए किसी को फिजिकली नहीं किसी पे हमला करना होता। ये सिंपल वो है। जिस चीज़ को आप हिंसा कह रहे हैं वो चीज़ बेसिकली सामने वाले के अगेंस्ट जाना है, वो हिंसा नहीं है, वो सामने वाले के अगेंस्ट जाना है। और सामने वाले के अगेंस्ट अगर आपको अपनी वैल्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा वो तो जाना चाहिए ही। सिर्फ ये है कि आप इसको किसी को फिजिकली ज़बरदस्ती नहीं कर रहे आप किसी के साथ इस चीज़ के लिए, इतना फ़र्क है। आई होप मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। प्रेसिडेंसी से अलग होने को अलाउ किया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग प्रोविंस बनने पर अलाउ किया, जिससे कि वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट इस बात से भी नाराज थे कि गांधी जी खुल्लम खुल्ला ये कहा करते थे कि अगर मुस्लिम्स हिंदू को अटैक भी करे तो हिंदू को वापस लड़ना नहीं चाहिए, हिंदूज को शांति से मौत को गले लगा लेना चाहिए, और अगर हिंदुओं का खात्मा करके मुस्लिम एक नया देश बनाते भी हैं तो वो एक खूबसूरत नया इंडिया बनकर उठे। देखो, अब आप कहोगे कि भाई आप तो गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हो, ये आप क्या उनकी, मैं उनकी उस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट मैं उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि भाई अगर कोई आपको चपेड़ मार रहा है तो फिर आप उससे बस चपेड़ खा लो, या फिर अगर कोई आपको मारना चाहता है तो आप मार जाओ ताकि फिर वो शांति से जी सके। नहीं भाई, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। और यही तरीका होता है दुनिया में एग्जिस्ट करने का, जब आप सब ह्यूमन है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने वैल्यूज़ हैं, सबके अपने अपने वे ऑफ लाइफ है। तो किसी इंसान से आप अग्री करोगे, किसी इंसान से आप डिसएग्री करोगे। पूरा अग्री आप किसी से भी नहीं कर सकते, और पूरा डिसएग्री भी होपफुली आप किसी से नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं बीच में बात होती है। बट जैसे लोग गांधी जी को बिल्कुल ही विलन घोषित कर दे रहे हैं, मैं उस चीज़ आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड दैट कि ऐसा कैसे मतलब लोग नैरेटिव को उस एंड पे ले जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये गलत है। मैं समझ गया कि यासीन मलिक अपने आप को गांधीयन क्यों बोलता था। एक और चीज जिससे गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट नाराज थे वो था कि किस तरह से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को फुल सपोर्ट दिया था। याद रखिए कि खिलाफत, इसके भी मैं अगेंस्ट हूँ। खिलाफत मूवमेंट इंडियन लोगों को जब पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, तो वो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि पता नहीं कौन सी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी। नहीं भाई, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है खिलाफा का, अरबी में जिसे खिलाफा कहते हैं। जब ये हो रहा था इस टाइम पे, इसके आई थिंक कुछ टाइम पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, और एक ग्रुप होता था द यंग टर्क्स करके, तीन मिर्ज़ा या समथिंग नाम था उनका लास्ट नेम, 3 भाई थे टर्किश, जो मूवमेंट चला रहे थे खिलाफत के अगेंस्ट टर्की में। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जिसके नतीजे में उन्होंने आई थिंक काफ़ी पहले ही जो 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 कैलिफ था, जो पूरे इस्लामिक, ओके थोड़ा बैकअप करते हैं, पूरे इस्लामिक इस टाइम पे, इससे थोड़े पहले के टाइम पे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जो कैलिफेट थी वो टर्की में थी उस टाइम पे, ऑटोमन एम्पायर के अंडर। 1800s में ही 3 भाई जिनको द यंग टर्क कहते हैं, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, द यंग टर्क मूवमेंट, जो कि खिलाफत के अगेंस्ट थी और वो टर्किश नेशनलिज्म को फेवर करती थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई जिसमें टर्की ने एक्सिस पावर्स का साथ दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी सारी ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, सारी टेरिटरी ख़त्म हो गई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उस बंदे ने टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काइंड ऑफ एंड में थोड़ा सा लीड किया और थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट बचा ली। गैलीपली वगैरह की वॉर्स हुई थी, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, जिसमें कि टर्की जीता। और जो करंट टर्की के बॉर्डर्स हैं उसको एस्टैब्लिश किया उस बंदे ने और उसको सेक्युलर कंट्री बना दिया, जिसके बाद वहाँ पे खिलाफत ख़त्म हो गई, जिसके बाद पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में कोई खिलाफत बची नहीं। यहाँ के लोकल जो लोग थे वो इसको प्रमोट कर रहे थे कि नहीं खिलाफत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक वे ऑफ लाइक पॉलिटिक्स है, जो उनका रिलीजियस वे ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ये उसके बारे में था, जिससे कि मैं अग्री नहीं करता। वो एक डिफरेंट चीज़ है। कोई लेना देना नहीं था। ये एक इंडियन मुस्लिम्स की मूवमेंट थी
जो टर्की के खलीफा को सपोर्ट कर रहे हाँ थे। टर्की एग्जैक्टली। के भी कई मुसलमान इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इंडियन मुसलमानों की जान निकली जा रही थी। बेसिकली खलीफा एक फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इंडियन मुस्लिम वो सिम्प है जो उनको हजारों रुपए टिप्स में देते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन शायद वो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। गांधी जी ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पोस्टपोन करने को तैयार है खिलाफत मूवमेंट के फेवर में। और जब खिलाफत सपोर्टर मोपला मुसलमानों ने मालाबार के हिंदुओं का नरसंहार किया था, जब हजारों हिंदू मर्द, औरतों और बच्चों को मारा गया, जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, हजारों हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया, उसके रिस्पांस में कांग्रेस और गांधी जी ने मुसलमानों से सवाल नहीं किया बल्कि हिंदुओं को ब्लेम किया और मोपलास को सपोर्ट किया। Mohandas Gandhi blamed Hindus for their own massacre. In his article published in Young India, dated January 26, 1922, Gandhi wrote, "Hindus are not without blame. They have hitherto not cared for the Mopla. They have not treated him as a friend. It is no use now becoming angry with the Moplas or the Musalmans in general. Not just that, Gandhi justified the Muslim violence. He said, they are a brave, God-fearing people who are fighting for what they consider as religion, and in a manner which they considered religious. Obviously, Swaraj for the Khilafat leaders meant the establishment of the Islamic Caliphate, and unity for them meant conversion of all Kafirs to Islam." इस बात के इंडियन नेशनल ओके नाउ दिस इज स्ट्रेट अप BS। और कोई भी व्यक्ति जिसे हम एडमायर करते हैं उसके कुछ खास गुणों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई और तरीके की BS नहीं उगल सकता, वो उगल सकता है, बट वो एक खास एस्पेक्ट में उस बंदे की रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्यों गांधी जी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। कम्युनिकेशन के साधन ना नॉन एग्जिस्टेंट थे उस टाइम पे, अखबार के अलावा, और शायद रेडियो नया नया आया हो, जो कि ऑफ कोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा सिवाय अमीर लोगों के। हिंदुस्तान जैसे जगह को उस व्यक्ति ने उस टाइम पे अंग्रेज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट इकट्ठा कर दिया, जहाँ की आज भी लोग इकट्ठे नहीं हैं। पंजाब के लोग हरियाणा के लोगों को पानी नहीं देना चाहते क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी कम हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तमिलनाडु कर्नाटका सेम इशू, ठीक है। महाराष्ट्र के लोग कहते हैं उत्तर भारत से लोग आके हमारे यहाँ काम करते हैं जिससे हमें जॉब नहीं मिलती। और इस तरीके के 36 से भी ज़्यादा शायद इश्यूज़ होंगे। आज के इंडिया की बात हो रही है। ये उस वक्त का इंडिया था जहाँ अंग्रेज़ ना जो उनके लिए काम करता था उनको लोकल से 10 गुना ज़्यादा पैसा और एटलीस्ट 2-3 गुनी ज़्यादा इज्जत प्रोवाइड करते थे। उस ग्रुप के अगेंस्ट अंग्रेज़ों ने कैसे इंडिया पे कब्जा कर लिया, कभी सोचना इस बात पे, क्योंकि एनीवे उस वक्त में एक व्यक्ति एक गरीब इंसान से लेके एक ज़मींदार, गरीब मजदूर से लेके एक ज़मींदार तक को इकट्ठा कर लेता है एक इतनी बड़ी पावर के अगेंस्ट, जो कि एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर है, दुनिया में वर्ल्ड पावर है। उस व्यक्ति की लीडरशिप को कैसे ना कोई प्रेज करे यार। और अंग्रेज़, बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डालते हैं वो अंग्रेज के एजेंट थे, ये थे वो थे, फलाने थे ढिमकाने थे। एट द एंड ऑफ द डे भाई उस व्यक्ति ने एक कॉन्शियसनेस जगाई है हिंदुस्तान में या इंडिया के बारे में। उससे पहले की हिस्ट्री देख लो ना, क्या हो रहा था, अंग्रेज़ थे, उन्होंने क्या किया, उससे पहले कौन कौन यहाँ पे आके क्या क्या करके गया है, क्या कॉन्शियसनेस रही होगी यहाँ के लोगों में बची उस वक्त तक, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट बची रही होगी। आई डोंट नो यार, लोग शायद उस लेवल पे जाके सोच नहीं पा रहे कि उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से उस व्यक्ति की क्या उपलब्धि थी। और उनकी उपलब्धि थी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी और व्यक्ति की उपलब्धि कम हो जाती है उनकी उपलब्धि के मामले में। बट यार एक चीज़ समझो, शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो जान होती है ना, जो आत्मा होती है, वो है। उस व्यक्ति ने उस लेवल पे काम किया था इंडिया में। और उसके बाद सोच को, जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी राइट है, तुम्हारी भी वैल्यू है, ये चीज़ उस व्यक्ति ने एक मास लेवल पे पहुंचा दी थी लोगों तक। तुम इनके अगेंस्ट मना कर सकते हो, तुम नो कह सकते हो अगर ये तुमको नील उगाने के लिए कह रहे हैं। तुमसे अगर ये सॉल्ट पे टैक्स मांग रहे हैं तो तुम मुझे मना कर सकते हो। ये अवेयरनेस ही जगा दी उस बंदे ने लोगों के अंदर, जो कि नहीं एग्जिस्ट करती थी उससे पहले। क्योंकि उससे पहले जब कोई मना करता था ना किसी चीज़ के लिए तो सीधा सर कटता था डायरेक्ट। पुलिस लीडर जैसे सावर
सावरकर, अंबेडकर और एनी बेसेंट ने कड़ी निंदा भी की थी और कहा था कि कैसे गांधी जी इस्लामिक जिहाद और दंगों को सपोर्ट कर रहे हैं। Ambedkar viewed the Mopla rebellion as nothing but jihad. The Muslim agitators, he said, preached the doctrine that India under the British government was Darul Harb and that the Muslims must fight against it, and if they could not, they must carry out the alternative principle of Hijrat. Ambedkar continued, the aim of the Khilafat movement was to establish the kingdom of Islam by overthrowing the British government. But what baffled most was the treatment accorded by the Moplas to the Hindus of Malabar. This was not a Hindu-Muslim riot. This was a massacre. To Ambedkar's horror, Gandhi laid the blame squarely on the Hindus. They established the Khilafat Raj. They crowned a king, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostatize. और सिर्फ इतना ही नहीं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे हुए थे और जब नवाखाली का मैसेक्र हुआ था हिंदुओं का, जब हिंदुओं को ढूंढ कर सिस्टमैटिकली मारा गया था, उस समय गांधी जी ने सीधे ऐलान कर दिया कि हम हिंदुओं की कोई मदद नहीं कर सकते। उल्टा ये बोल दिया हिंदुओं को कि भैया आप नवाखाली छोड़ो और भागो, वरना मरो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्लियरली जो नाराजगी गोडसे ओके, ये अब जो ये वाली सेक्शन है इसी व्यक्ति की, इस सेक्शन को कैसे भी कोई जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये वही व्यक्ति है जो एक साइड पे मतलब एक कॉन्शियसनेस लेवल पे काम कर रहा है लोगों के बीच में, जो दबे हुए से कुचले हुए चंपारण के जो किसान हैं या मजदूर हैं उनके लिए भी। लेकिन दूसरी साइड पे ये व्यक्ति एक सीधे डेंजर को या एक सीधे लाइक क्या कहेंगे इसे, अन्याय जो हो रहा है हुआ लोगों के साथ इतना बुरा, उसको भाई कुछ कंडेम ही नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये डेफिनेटली कंडेमनेबल चीज़ है और मैं 100% अग्री करता हूँ जो गांधी की इस आइडियोलॉजी के साथ अग्री नहीं करते। लेकिन बस मैं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, एक जब हम किसी चीज़ को देखें तो एक बैलेंस्ड वे में देख सकें, ये मेरी काइंड ऑफ सोच है। को गांधी जी से थी, वही नाराजगी कई इंडियन नेशनलिस्ट को भी गांधी जी से थी। गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट को ये भी प्रॉब्लम थी गांधी जी से कि गांधी जी एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर कोई तुमको थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। अबे सच्चाई ये है कि ना यार ना कर तो नहीं, इस बात से भी मैं यकीन नहीं करता। देखो, समय की एक मांग होती है। अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी देखें तो सतयुग में कुछ डिफरेंट रूल होते हैं, समय के साथ रूल चेंज हो जाते हैं। चंगेज़ खान और मंगोल्स के आगे या फिर तुर्कों के आगे अगर आप क्या कहेंगे उसे, अहिंसा कर रहे हैं ना, तो फिर भाई वो आपको बता देंगे ठीक है आप अहिंसा कर लो, हम हिंसा कर लेते हैं। तो फिर आपके कुछ पूर्वजों तक की भी कोई निशानी बाकी नहीं रह जाएगी, जो कि अफ़गानिस्तान जैसे देशों में आज के टाइम पे देखा जा सकता है। इंडियन कल्चर में ऐसा कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये दूसरा गाल आगे करने का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और ये इतना यूजलेस कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्रिश्चियन खुद इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। गोडसे के साथ साथ कई इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग गांधी जी से सहमत नहीं थे। ये लोग मानते थे कि भारत को आजादी दिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग। पर देखो, मैं वही चीज़ दोबारा लेकर आऊँगा। इन लोगों के समेत, और मैं भी जो एक छोटा सा इंसान हूँ, इन लोगों के बिल्कुल धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मैं भी उनसे अग्री नहीं करता इन सारी बातों पे। बट मैं ये आप कभी भी इन लोगों के भी कोई बयान पढ़ेंगे ना अगर गांधी जी के बारे में, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये लोग भी गांधी जी ने जो किया देश के लिए सही, उसके लिए उन्हें क्रेडिट करते थे। बट जो विचार ये गांधी जी के जो विचार इन्हें पसंद नहीं थे, उससे ही डिसएग्री करते थे। और दैट्स हाउ आर डिस्कोर्स शुड बी। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा वो बंदा सब कुछ सही था, सब कुछ सही कर रहा था, बट हमें चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना होगा। हमें एक ऐसे व्यक्तित्व में बदलना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा जो एक्सट्रीम में ना चला जाए किसी भी चीज़ पे। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ। लोग इंडियन कल्चर को समझते थे, ये समझते थे कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अधर्म से लड़ने के लिए कभी-कभी धर्म हिंसा तथा च। यही सीख हमें श्री कृष्ण ने भी दी थी जब उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अधर्म से लड़ने के लिए और अपने कल्चर को बचा कर रखने के लिए कभी कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, इसीलिए श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। और इसीलिए चाहे हमारे देश के हिस्टोरियन कितना भी हमें ज्ञान पेले कि गांधी जी की वजह से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, लेकिन अगर ये सच होता तो अंग्रेजों को 1942 में चला जाना चाहिए था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में खत्म हो गया। अंग्रेज 1947 में छोड़ के क्यों गए? क्योंकि देखिए, हिस्टोरिकल सच्चाई ये है कि अंग्रेज गांधी जी की वजह से नहीं, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से भारत छोड़ के गए। सबसे बड़ी भूमिका देश को आजाद कराने की सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर होकर इंडियन आर्मी ने बगावत कर दी तो अंग्रेजों को भारत में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए वीर सावरकर ने भी गांधी जी की निंदा की थी जब एक चौरा चौरी के वायलेंट इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंसिल कर दिया था। और गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स में इतनी नॉन वायलेंस प्रमोट की थी कि हार्डली किसी इंडियन के पास मिलिट्री या लड़ने की ट्रेनिंग थी। वो तो भला है कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अपने मेंबर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे। इसलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की तो सबसे पहले वहां पर जाके हिंदू महासभा और आरएसएस के मेंबर्स ने कश्मीर को डिफेंड किया था। और अनफॉर्चुनेटली ये मुझे नहीं पता था भाई। ओके, ये नहीं मुझे पता था कि जब कबायली भेजे थे पाकिस्तान ने 47 में तो सबसे पहले वहाँ पे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग गए थे, और गए थे तो बहुत बहुत प्रेज़वर्दी एक्शन है। आई अपलॉड देम। एक चीज़ पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन जो मुझे कहना होता है वो मैं कहता ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली थी इंडिया को। उन्होंने आज़ादी की एक कॉन्शियसनेस ज़रूर जगाई थी लोगों में, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से आज़ादी मिली थी। उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा उसमें ज़रूर, पर मुझे ये भी नहीं लगता कि सुभाष बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी वाली मूवमेंट थी उससे भी मतलब अंग्रेज़ों को फाइनल चोट पहुंच गई। सबसे बड़ी वजह वो भी नहीं है। ये सब वजहें हैं अपने आप में, बट कितनी 10%, 15%, 20%, सबसे बड़ी वजह नहीं हो सकती। सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है, और ऑफ कोर्स बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है ये बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद तक जर्मनी ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं जर्जर वर्ड है, जर्जर कर दिया था, बहुत फाइनेंशियली और फिज़िकली। जिन लोगों ने पढ़ा इस बारे में उन्हें पता होगा कि लंदन जो कि उनका कैपिटल है उस पर इतनी बॉम्बिंग की थी जर्मनी ने कि पूरी वहाँ की जो जनसंख्या थी, वो जो वहाँ का सबवे सिस्टम है उसकी जो टनल्स होती हैं उसमें रह रहे थे ताकि बॉम्बिंग में ना मरे। कारपेट बॉम्बिंग लंदन की थी जर्मनी ने। तो पिक्चर्स देख लो आप उस वक्त की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ है वहाँ, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उस देश का हाल हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने एक प्लान बनाया, जिसे प्लान या एक प्लान लॉन्च किया जिसे मार्शल प्लान कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा रीबिल्डिंग प्रोसेस था पूरे यूरोप का जो युद्ध से खस्ता हाल हो गया था, और जापान का। उस मार्शल प्लान के तहत पूरा रीबिल्ड किया और एवरीथिंग। उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ना, वो लोग जो यूएस या फिर वेस्टर्न यूरोप की जो जिसे कहते हैं इंपीरियल पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि नहीं भाई, कॉलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। कितना थे प्रैक्टिकल में वो एक डिफरेंट बात है अंदर अपने मन में, लेकिन वो सामने से उनके ये वर्ड्स होते थे। और उसके बाद कम्युनिज़्म भी आ गया था, जो स्टालिन वगैरह का जो राज था, अमेरिका का एक डिफरेंट ही स्टैंडर्ड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाईएस्ट लेवल पे। और सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। और उसके बाद एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को प्रेज़ करने की या फिर अपीज़ करने की एक पॉलिसी दोनों साइडों से हो गई थी। ब्रिटेन की इतनी पावर ही नहीं बची थी कि वो होल्ड ऑन कर सके कॉलोनीज़ पे, और स्पेशली इंडिया जैसी कॉलोनीज़ पे। हमारे 10, 12, 15 साल बाद उन्होंने कमज़ोर, जिनको ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते थे, जहाँ से ज़्यादा स्क्वीज़ आउट कर सकते थे, केनिया जैसी कंट्रीज़ या अफ्रीका में दूसरी जो कंट्रीज़ थी, धीरे धीरे उनको भी आज़ादी देनी शुरू कर दी हमारे 10-1 साल बाद। क्योंकि उनसे शायद वो थोड़ा वहाँ उन्हें देखो, एक गन्ना है, नया गन्ना है, उस पर कम जोर लगेगा और ज़्यादा जूस निकलेगा। एक गन्ना है जिसको आपने 3 बार मशीन में ऑलरेडी डाल रखा है,
उसमें ट्रिमेंडस जोर लगेगा और जूस बिल्कुल कम निकलेगा, ठीक है। जिस जगह उन्हें कम जोर लगा के भी जूस मिल रहा था ठीक ठाक मात्रा में, उनको उन्होंने नहीं आज़ाद किया। हमारे वहाँ सिचुएशन ये आ गई थी जहाँ पे फिर इन लोगों की का रोल आता है कि भाई यहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे उनके, नहीं तो अब ज़्यादा बड़े लेवल पे उनके खिलाफ चीज़ें होनी शुरू हो जाती, यानी कि ज़ोर ज़्यादा लगता कंट्रोल करने में, जूस ज़्यादा नहीं निकलता, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस को काफ़ी सारे हक मिल गए थे, तो काफ़ी सारा कंट्रोल यहाँ की कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी जो लोकल लेवल पे उनके पास आ गया था, तो जूस कम निकलता, ज़ोर ज़्यादा लगता। जिन कंट्रीज़ में कम जोर लग रहा था, जूस निकल रहा था, वहाँ वो और एक डेकेड और भी रुक गए थे। और एक इन्होंने बात की कि इंडियन आर्मी में म्यूटनी हो जाती इस वजह से। इंडियन आर्मी में म्यूटनी ऑलरेडी 1857 में हो गई थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें म्यूटनी 1857 में ऑलरेडी हो गई थी। उस वक्त तो वो नहीं गए, क्योंकि उस वक्त उनके पास पावर बहुत थी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में राज था, क्वीन वगैरह के पास पावर बहुत थी, जो ब्रिटिश क्राउन था पावरफुल था, पूरी दुनिया का जैसे कहते हैं ना सुपर महाशक्ति नंबर 1 वही थे। 45 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है तो हालात बिल्कुल चेंज हो गए थे, वो होल्ड ऑन कर ही नहीं सकते थे एनी मोर। हमारे बंदे उनके साथ जाके पूरी वर्ल्ड में लड़े थे, उन्होंने देख लिया था कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब इनको पता है कि भाई ये भी पिट जाते हैं कहीं और जाके, हमने बचाया इनको, वी सेव देयर एसेस फ्रॉम जर्मन्स। तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में यहाँ पर डेवलप हो गई होगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इकट्ठे हुए हैं, तब जाके लाइक गोरों ने अपनी समझदारी से ही छोड़ के भाग गए यहाँ से बेसिकली। तो इसीलिए मैं जब कोई यूँ कहता ना कि नहीं गांधी जी की वजह से नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से देश आज़ाद हुआ है, ऐसे कोई स्पेसिफिक बंदे को आप पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। एक जगह है जहाँ पे गांधी जी की कंट्रीब्यूशन है, एक जगह है जहाँ पे बोस जी की कंट्रीब्यूशन है, किसकी ज़्यादा है ऐसे क्वांटिफाई तो मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप। लेकिन कई लोग एटली, जो प्राइम मिनिस्टर एटली थे उस टाइप के, उनके बाद के बयानों को का रेफरेंस देते हैं। यार जब आप गोरों की ही बात सुन रहे हो ना, तब तो फिर आप ग्रेट गेम और फिर ये सारी चीज़ें मत बोलो, या फिर ये मत बोलो कि अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनवाया है, क्योंकि भाई देखो वो लोग हैं 20 साल दूर का सोचने वाले। अगर वो 20 साल दूर का सोच के इतने बड़े बड़े तिकड़म लगा सकते हैं जिससे कि नई नई कंट्रीज़ बन जाएं, तो वो एक झूठा बयान नहीं दे सकते कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमारे लोगों के बीच में। तो उनकी बात का तो भरोसा ही क्या करना। एनीवे लेट्स मूव ऑन। नॉन वायलेंस के मामले में गांधी जी ने हिपोक्रेसी भी दिखाई थी। एक तरफ तो गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने इंडियंस को बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होइए और वर्ल्ड वॉर 2 में जाके अंग्रेजों के लिए लड़के भी आइए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हाँ, यहाँ पे गांधी जी ने ये नहीं बोला कि भाई क्योंकि जब हिटलर और नाज़ीज़ जब जूस पे जो उत्पीड़न कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जर्मन्स हैं ज्यूज, उन्होंने जो जर्मन्स को मानसिक पीड़ा दी है, तो फिर उनको भी सह लेना चाहिए और मर जाना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं बोला गांधी जी आपने? इसने इंडिया को इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट से, और फिर गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बोला कि भाई आप जापानीज इन्वेडर्स का निहत्थे स्वागत कीजिए। अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में सब धर्मेंद्र के बच्चे भरे हुए हैं क्या? हाथ से पकड़ेंगे गोली? तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस और कुछ हिपोक्रेसी और कुछ माइनॉरिटी अपीसमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी गांधी जी के साथ, उस वजह से कई इंडियन नेशनलिस्ट उनसे नाराज थे और शायद उस वजह से अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था गांधी जी के बारे में। अरे गांधी जी को पता था भाई यहाँ के लोग हाथ से गोलियां पकड़ लेते हैं तो पीठ बहुत ज़्यादा देंगे जापानियों को और गोरों को भी, तो इसलिए कहता नहीं यार छोड़ो इनको। और उनको लगा होगा कि भाई वो जर्मन्स का नहीं सह पाएंगे असॉल्ट, तो इसलिए इन्होंने भेज दिया उनकी हेल्प करने के लिए। समझो यार, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man, you see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. तो भले ही गोडसे को जो गांधी से प्रॉब्लम्स हो वो बिल्कुल जायज हो, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाए वो बिल्कुल गलत है। गोडसे ने आरएसएस उस वजह से छोड़ दी क्योंकि आरएसएस एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस करने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जाके हिंदू महासभा ज्वाइन की क्योंकि हिंदू महासभा के लीडर सावरकर थे और गोडसे सावरकर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको हिंदू महासभा से भी प्रॉब्लम होने लग गई क्योंकि सावरकर भी उस तरह की एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह की गोडसे करना चाहते थे उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर फाइनली उन्होंने हिंदू महासभा, आई थिंक मैंने इस चीज़ को कल एड्रेस नहीं किया भाई। गांधी जी की कुछ चीज़ों का विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि मैं इस बंदे के एक्शन से अग्री करता हूँ कि गोडसे ने जो किया टोटली भाई पॉलिटिकल किलिंग
जिसमें कि आप इस तरीके से जाके किसी, या पॉलिटिकल वायलेंस किसी देश को अस्थिरता के अलावा कुछ नहीं देता। आज 2023 में जनवरी में बहुत सारे देश लैटिन अमेरिका में टर्मोइल पे हैं। वेनेजुएला में आज भी ब्रेड अवेलेबल नहीं है स्टोर्स में। कोलंबिया में फार्क को किसी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया था, वो दोबारा उठ के आ गया जंगलों से। बोलीविया वगैरह में आए दिन किसी न किसी तरीके की आपको लड़ाइयों के कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। वहाँ भी एक्सट्रीम गरीबी है आज के टाइम पे भी, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं। और इन कंट्रीज़ में भी वही यूरोपियन जाके रहने लग गए थे जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रहे। यहाँ सिर्फ ठीक से इसलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही बहुत हाई लेवल पे पॉलिटिकल वायलेंस था। कभी जो गोल्ड यहाँ से निकलता था उसके पीछे, और कभी दूसरे रीजंस की वजह से। आज भी आपने शायद सुना होगा, शायद महीने भर पहले या इसी महीने के अंदर की बात है, ब्राज़ील में बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। जो भी नया रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर वहाँ पे। क्यूबा में ये हाल था। चे गुवेरा जिसको लोगों ने हीरो बना रखा है, उसकी वजह से कितने लोग मरे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उस सारे रिवॉल्यूशन का। ला रिवॉल्यूशन BS होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का। तो पॉलिटिकल वायलेंस, अगर आप किसी को गोली मार दे रहे हो ना किसी नेता को जाके, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट वो बीज बो देगा फ्यूचर अनस्टेबिलिटी के भी। लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। सभा भी छोड़ दी और फिर खुद गांधी को असैसिनेट करने का डिसीजन उठाया, जो कि मेरे हिसाब से 100% गलत कदम था। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे शो के कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो गोडसे को सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, गोडसे को जो गांधी जी से प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स तो मुझे भी गांधी जी से हैं, लेकिन पॉलिटिकल वो प्रॉब्लम किसी भी रैशनल बंदे को होंगी। बट यस, कोई भी अगर ऐसा सोचता है ना कि गोडसे ने गोली मार के ठीक किया था गांधी जी को, तो भाई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, चीज़ों के डायनामिक्स को थोड़ा डीपर लेवल पे जाके समझो आप, और देखो कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसका फॉल आउट किस तरीके से होता है लॉन्गर टर्म में। आपको शायद चेंज कर लोगे आप अपनी सोच। असैसिनेशन करके आप कोई देश नहीं चला सकते। हमें ये डिसाइड करना है कि हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं या सोमालिया या पाकिस्तान जैसा देश बनना चाहते हैं। क्योंकि फर्ज कीजिए, कल को किसी बिल्कुल राइट विंग हिंदू ने ये सोचा कि मोदी तो एक नंबर का मौलाना मोदी है, कुछ ज्यादा ही रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप देता रहता है मुसलमानों को, आज तक उसने मंदिर नहीं छुड़वाए हैं गवर्नमेंट के चंगुल से, अभी भी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर टेरर अटैक हो रहे हैं, तो मोदी किस काम का हिंदू है, चलो इसको गोली मार देते हैं। क्या आप सपोर्ट करेंगे उस आदमी को? और देखिए, अगर हम इंडिया को एक सही मायने में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इंडिया को एक रूल्स और लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी। इसी चीज़ का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को शूट कर दिया था, उसके ही जो खुद के बॉडीगार्ड्स थे, जो सिख बॉडीगार्ड्स थे उनको कितने लोग सपोर्ट करते हो आप? मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करती होगी। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो फिर गोडसे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? उनके हिसाब से भी तो भाई उनके धर्म की अवहेलना हुई है उनको किसी ना किसी तरीके से, जो कि मुझे नहीं लगता कि हुई है, बट उनके हिसाब से भी उनको किसी न किसी तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो उनका भी एक्शन जस्टिफाइड होना चाहिए आपके लिए। बनाना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल सोसाइटी मिलिट्री कू, पॉलिटिकल असैसिनेशंस के बूते पर नहीं चल सकती। उस तरह के देश सोमालिया और पाकिस्तान में तब्दील हो जाते हैं बेसिकली। इसलिए मैं गोडसे के एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। एक और बड़ा रीजन मैं क्यों गोडसे के एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, वो ये है कि गोडसे के एक्शंस की वजह से हिंदुत्व मूवमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से मर गया था इंडिया में, और गोडसे के एक्शंस की वजह से ऑलमोस्ट 50 साल तक हिंदुत्व मूवमेंट को दबा दिया गया इंडिया में। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले हिंदुत्व मूवमेंट एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम आरएसएस के ऊपर डाल दिया और आरएसएस को बैन कर दिया। हिंदू महासभा पर भी इंडियन पॉलिटिशियंस ने और इंडियन मीडिया ने बहुत जोर से अटैक किया, और हिंदू महासभा को भी बेसिकली पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया। और गांधी जी के असैसिनेशन को इस्तेमाल करके लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, और नेहरू जी ने फ्री स्पीच को भी दबाना शुरू कर दिया। और गांधी जी की मौत और नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इसी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने सैकड़ों किताबों, आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फिल्मों सबको बैन करना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, 50 साल तक बेसिकली हिंदुत्व मूवमेंट को दबा
दबा दिया गया। वो तो राम मंदिर मूवमेंट का शुक्र है कि उसकी वजह से हिंदुत्व मूवमेंट वापस जागा और आज इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर गोडसे ने वो कदम नहीं उठाया होता तो पिछले 50 साल में हिंदुत्व ने कितनी सारी चीजें देश में अचीव कर ली होती। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री हमें नहीं बताती कि गांधी जी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस लीडर्स ने और महाराष्ट्र के कुछ लोकल लोगों ने कितना शर्मनाक कदम उठाया था। याद है मैंने आपको कहा था कि गोडसे चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी का मेंबर था और गांधी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस लीडर्स और महाराष्ट्र। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा है। सिंपली बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहो तो आप उन लोगों को इस तरीके का कोई कदम उठा के आप उन लोगों को मौका दे रहे हो जो ताक में बैठे हैं कि कब आपको किसी मुद्दे का फ़ायदा उठा के दबा दिया जाए। बेसिकली सिंपल सी बात ही है और उनको मौका मिल गया। के लोकल लीडर्स के ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्पेसिफिकली चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू किया और उनके खिलाफ दंगे किए। दंगों में मौत का ऑफिशियल टोल है अराउंड 15, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज तो अराउंड 5000 मौतें तक डिक्लेयर करते हैं। और मौतों के अलावा भी कई चित्पावन ब्राह्मणों को अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जिसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया गांधी जी की मौत का इस्तेमाल करके वोट मांगने के लिए, वो हमें चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ इस हिंसा के बारे में क्यों नहीं सिखाती कभी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज जो राहुल गांधी कर रहा है ना, वो कांग्रेस पार्टी इसी कुकर्मों का आज जाकर फल भुगत रही है। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? क्या क्या बोल रहा है भाई। अच्छा, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था। ये जिस राइट की ये बात कर रहे हैं या जेनोसाइड जो भी है, इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ूंगा यार। बाकी इसको देखते हैं। हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। जब अर्जुन जा यार, तू खुद कार्ल मार्क्स की कॉपी बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। आंख में तीर मारना था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। भाई ये जूश राबा ही लग रहा है मुझे कोई। यह है कि मुझे कार्ल मार्क्स भी वैसे जूश ही था, लेकिन ये मुझे कोई जूश राबा ही लग रहा है जिन्होंने यामका नहीं पहना होता इधर और दाढ़ी होती है उनकी बड़ी बड़ी। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने फिल्म का ट्रेलर देखा? आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर? और आपके हिसाब से गांधी गोडसे की ऐसी ऐसी वीडियोस को देख के डर लगता है कि अगर ये बंदा कल को प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि होगा नहीं, लेकिन एक सोचो रियलिटी ऑल्टरनेट जब ये बन जाए तो क्या होगा भाई कंट्री का। बीच में कौन सही था? क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप और भी मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं। वीडियो हो गई है ख़त्म। हाँ, मुझे शाम का रिव्यू देख के रियलाइज़ हुआ कि भाई कैसे मैंने जो रिव्यू बनाया था उसमें मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को टच नहीं किया। जैसे कि गोडसे के एक्शन के बारे में मैंने बिल्कुल बात नहीं की। मैं शायद मूवी के बारे में उसमें ज़्यादा खो गया था कि वो क्या चीज़ सामने रख रहे हैं। बट अगेन मुझे लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दो सोचों को एक डायलॉग के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है एक मूवी में। अमूमन एक ख़ास तरीके के नैरेटिव को ही सो फार पुश किया जाता है, तो ये चीज़ मुझे इस मूवी के बारे में इंटरेस्टिंग लग रही है। आई होप मूवी अच्छी हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और लाइक उन टाइप की क्वालिटीज़ में। मैंने कल कहा था कि मुझे एक्टिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हाई है और डायलॉग्स की क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो वो मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। बट होपफुली शायद मूवी क्योंकि ट्रेलर एक ख़ास तरीके से कट किया जाता है, तो होपफुली शायद मूवी में ये चीज़ उतनी ज़्यादा ओवर पावर ना कर रही हो। देखने के लिए थैंक यू।